CH13 वीरेंद्र जी की पजेसिवनेस बटा आई लव यू बटा मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। उनकी बात सुनकर महेश सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन सर मंदिर में क्यों? जब घर है तो यही बुला लेते हैं। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी हल्का सा हंसे और फिर अलीशा की फोटो को टेबल पर रखते हुए बोले, आई नो महेश घर है, लेकिन हम पहली मुलाकात महादेव के मंदिर में करना चाहते हैं। कहते हैं अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत महादेव के मंदिर में की जाए तो वो रिश्ता गौरी और शंकर की तरह पवित्र और प्रेमपूर्ण होता है, बिल्कुल गौरी शंकर की जोड़ी की तरह। उन्होंने इतना ही कहा था तभी किसी की हैरानी भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। वाट किसकी जोड़ी और किसके साथ? यहाँ क्या हो रहा इसके बारे में जान सकते हैं हम। इस आवाज को सुनते ही महेश और वीरेंद्र जी ने तुरंत मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां रेशमा जी हैरानी से खड़ी उन्हें ही देख रही थी। रेशमा जी को देखकर वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस भरी और फिर महेश की तरफ देखकर धीरे से बोले, अब तुम जाओ। कल सुबह 10 बजे महादेव जी के मंदिर में मिलते हैं। उनकी बात सुनकर महेश ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर टेबल पर रखी सारी फोटो को अपने हाथ में उठा वो वहां से बाहर की तरफ चला गया। लेकिन तभी महेश रेशमा जी के पास आकर रुका और अपना सर झुका उन्हें ग्रिट करते हुए बोला, नमस्ते मैडम। नमस्ते महेश, रेशमा जी ने जवाब दिया और फिर से वीरेंद्र जी को देखने लगी। वही वीरेंद्र जी अपनी आंखें छोटी किए गुस्से से महेश की पीठ को घूर रहे थे। महेश का रेशमा जी से बात करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। महेश, हमने तुम्हें जाने के लिए कहा है, न कि यहाँ रुकने के लिए। अगले 5 सेकंड के अंदर तुम मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। वीरेंद्र जी ने गुस्से से महेश की पीठ को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर महेश एकदम से हड़बड़ा गया और वो तुरंत वहां से बाहर चला गया। वही रेशमा जी का मुंह बन गया। वो वीरेंद्र जी के पास आते हुए धीरे से बोली, आप भी ना। अब तो हम उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं कि सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी हमें किसी और से बात करते नहीं देख सकते हो। इतना पागलपन अच्छा नहीं है। आपकी सनक तो अब बीतती उम्र के साथ और बढ़ती जा रही है। ये कहते हुए वो वीरेंद्र जी के पास आकर खड़ी हो गई। तभी वीरेंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अचानक हुए इस एक्शन से रेशमा जी संभल नहीं पाई और वो सीधा वीरेंद्र जी की गोद में आ गिरी। वीरेंद्र जी ने तुरंत उन्हें कमर से पकड़ अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया और गुस्से से उनके चेहरे को देखने लगे। वही रेशमा जी हैरानी से वीरेंद्र जी को देख रही थी। उन्होंने तुरंत चारों तरफ देखा। वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सारे सर्वेंट बाहर काम में लगे हुए थे और अद्वितीय अभी ऑफिस से आया नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की? आपको पता है ना, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारी मोहतरमा हमारे अलावा किसी गैर मर्द से बात करे। बात करना तो दूर, किसी गैर मर्द की तरफ नजरें उठाकर देखें भी। वीरेंद्र जी ने हल्के गुस्से के भाव चेहरे पर लिए हुए सख्ती से कहा। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने तुरंत उनकी तरफ देखा और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन हमने तो बस उन्हें नमस्ते किया था, बाकी बात नहीं की थी। आप बेवजह हम पर गुस्सा कर रहे हैं। ये कहते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। रेशमा जी वीरेंद्र जी से बहुत प्यार करती थी और उनकी थोड़ी सी डांट सुनकर ही उन्हें रोना आने लगता था। रेशमा जी की आंखों में पानी देखकर वीरेंद्र जी का गुस्सा एक पल के हवा हो गया और अब गुस्से की जगह फिक्र ने ली। वीरेंद्र जी रेशमा का चेहरा प्यार से अपनी हथेलियों में भरते हुए फिक्र भरी आवाज में बोले, क्या हुआ मोहतरमा? आप रो क्यों रही है? अब हम नहीं कर रहे आप पर गुस्सा, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना कि आप किसी भी गैर मर्द से बात नहीं करेगी। आप हमारा प्यार ही नहीं, हमारा पागलपन, सनक, इश्क, जिंदगी सब कुछ है और हम आपको किसी और से बात करते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से रेशमा जी के माथे को चूम लिया।
रेशमा जी की आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई और होंठों पर छोटी सी मुस्कुराहट खिल गई। ठीक है, हम नहीं करेंगे किसी से बात। अब छोड़िए हमें। अद्वितीय आता ही होगा और उसने हमें ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हुए वो वीरेंद्र जी की गोद से उठने को होती है, लेकिन तभी वीरेंद्र जी उन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोले, नहीं, आप कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठी रहिए। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने कुछ पल लाचारी से उन्हें देखा और फिर धीरे से कहा, ओके फाइन। अब ये बताइए कि आप किस बारे में बात कर रहे थे और ये फोटो किसकी है। ये कहते हुए रेशमा ने अपने हाथ में टेबल पर रखी अलीशा की फोटो उठा ली। वो गौर से उस फोटो को देख रही थी और फिर सवालिया नजरों से वीरेंद्र जी को देखने लगी। वीरेंद्र जी ने एक नज़र अलीशा की पिक्चर को देखा और फिर रेशमा जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, कैसी लगी ये बच्ची आपको? क्या आप इसे अपनी बहू बनाना चाहेगी? उनका सवाल सुनकर रेशमा जी एकदम से शॉक्ड रह गई। उन्होंने तुरंत अलीशा की फोटो को देखते हुए कहा, क्या आपने इन्हें अद्वितीय के लिए पसंद किया है? लेकिन एक बार हमें अद्वितीय से बात तो करनी चाहिए। वैसे बच्ची है तो काफी खूबसूरत। हमें तो पसंद है, लेकिन पहले अद्वितीय से बात करना ठीक रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने वापस वीरेंद्र जी के चेहरे की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी हल्के से मुस्कुरा कर बोले, एक बार हम अच्छे से तसल्ली कर ले, उसके बाद अद्वितीय से बात करेंगे। हमें पूरा यकीन है हमारे बेटे पर, वो हमारे डिसीजन को इनकार नहीं करेगा। ये कहते हुए उन्होंने रेशमा जी के हाथ से फोटो को लेकर वापस टेबल पर रख दिया और उनके चेहरे को देखने लगे। उनकी बात सुनकर रेशमा जी कुछ पल रुककर बोली, लेकिन फिर भी एक बार अद्वितीय से। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी वीरेंद्र जी ने उनके होठों पर अपनी एक उंगली रख उन्हें चुप कर दिया। रेशमा जी की आगे की बात उनके मुंह में ही रह गई। उन्होंने नजरें झुका अपने होंठों पर रखी वीरेंद्र जी की उंगली को देखा और फिर वापस उनकी आंखों में देखने लगी, जहां उन्हें खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। अभी वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी उनके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, मॉम डैड, आई थिंक आप दोनों को प्राइवेसी की जरूरत है। आप अपने बेडरूम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहां आपको कोई नहीं रोकेंगे। इस आवाज को सुनते ही रेशमा जी एकदम से हड़बड़ा गई और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत सर घुमा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां अद्वितीय खड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। अद्वितीय को देखते ही रेशमा जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो जल्दी से वीरेंद्र जी की गोद से उठने को होती है, लेकिन वीरेंद्र जी अभी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। वीरेंद्र जी, क्या कर रहे हो? छोड़िए हमें, अद्वितीय सामने खड़ा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? रेशमा जी ने शर्म और गुस्से के मिले जुले भावों से वीरेंद्र जी को देखते हुए कहा। वीरेंद्र जी ने एक नज़र अद्वितीय की तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए बोले, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपनी बीवी को अपनी गोद में बैठाया हुआ है, हमें क्यों शर्माएगी? उनकी बात सुनकर रेशमा जी का मन अब जमीन में गड़ने का कर रहा था। उन्हें इस वक्त बेहद शर्म आ रही थी। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को उनकी गर्दन में छुपाते हुए धीरे से कहा, बेशर्म वीरेंद्र चौहान। ये सुनते ही वीरेंद्र जी ठहाका मारकर हंसने लगे। वही अद्वितीय अपना सरना में हिलाते हुए अपने रूम में चला गया, लेकिन अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर गहरा सुकून नजर आ रहा था। अद्वितीय के लिए उसके मॉम डैड उसकी जान थे और वो हमेशा अपने मॉम डैड को ऐसे ही हंसते खेलते देखना चाहता था। अद्वितीय अपने रूम में आया और अपना ब्लेजर उतार कर सोफे पर फेंकते हुए वो बालकनी में रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। अद्वितीय अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका हल्का सा उस पर झुका हुआ एक टक सामने आती जाती समंदर की लहरों को देख रहा था। ठंडी हवाएं अद्वितीय के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, जिससे अद्वितीय की आंखें अपने आप बंद हो गई।
वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, प्रिंसेस अब ये इंतजार बहुत लंबा लग रहा है। आई प्रॉमिस हमारी जोड़ी भी मेरे मॉम डैड की तरह मेड फॉर ईच अदर होगी। हमारे रिश्ते में भी उतना ही गहरा प्यार होगा जितना मेरे मॉम डैड के रिश्ते में है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी थी और उसके बोनेट के पास महेश खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराहट से बोला, राहुल प्लीज अब मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। वीरेंद्र जी को वही फोटो और वही सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो तुमने कही थी। उन्होंने अलीशा मैम को ही पसंद किया है और वो कल सुबह महादेव के मंदिर में अलीशा से मिलना चाहते हैं। और प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि वीरेंद्र सर को अलीशा की जो फोटो दिखाई थी वो कल उनके सामने बिल्कुल ही वैसी बनकर आए। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्हें धोखे से सख्त नफरत है। अगर उन्हें पता चला कि अलीशा रियल में वैसी नहीं है जैसी मैंने उन्हें बताया है तो वो। उसने इतना ही कहा था तभी दूसरी तरफ से राहुल जोर से हंसते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, जब वीरेंद्र चौहान को आपकी एक्टिंग पर शक नहीं हुआ तो मेरी बहन की एक्टिंग पर कैसे शक होगा। आपको तो पता ही है अलीशा को एक्टिंग का कितना शौक है और उसकी एक्टिंग को कोई पहचान ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर वीरेंद्र चौहान क्या चीज है। बस एक बार उन्हें अलीशा पसंद आ जाए और अद्वितीय चौहान के साथ उसका रिश्ता फिक्स कर दे, उसके बाद आपकी फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा और फिर बिना महेश की आगे की बात सुने कॉल कट कर दिया। हेलो हेलो राहुल, एक बार मेरी बात तो सुनो, महेश ने जल्दी से कहा, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुका था। महेश ने फोन को अपनी आंखों के सामने करके देखा जिसमें कॉल कट हो चुका था। कटे हुए कॉल को देखकर महेश की आंखों में पानी भर आया। वो मजबूर और लाचारी से बोला, मुझे माफ कर देना सर, लेकिन मैं मजबूर हूँ। 20 साल तक आपका नमक खाया है और उसके एहसान के बदले मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अलीशा कश्यप बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो अद्वितीय सर के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता मुझे अद्वितीय सर के साथ जोड़ना होगा, वरना राहुल कश्यप मेरे परिवार को मार देगा। ये कहते हुए महेश की आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। इस वक्त वो बहुत लाचार लग रहा था। रात 10 बजे होटल पैराडाइज। इसी होटल के एक वीआईपी रूम में इस वक्त बहुत गर्म माहौल बना हुआ था। पूरे रूम में किसी लड़की की सिसकियां और लड़के की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। बेड पर एक लड़का जिसने खुद पर वाइट पतली सी ब्लैंकेट डाली हुई थी। ब्लैंकेट उसकी पीठ तक आ रही थी। वो बेड पर लेटी लड़की के होंठों को बेताबी से चूमते हुए अपनी कमर को जोर से हिला रहा था। वही वो लड़कियां जोर जोर से आवाजें निकलाते हुए इंटीमेसी को एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद वो लड़का गहरी गहरी सांसें लेते हुए उस लड़की के बगल में आकर लेट गया। वो लड़की भी गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू अलीशा बेबी। उस लड़के के मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनकर वो लड़की जो अलीशा थी उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट खिल गई। वो हल्की सी अपनी जगह से उठी और उस लड़के के होंठों को चूमते हुए सेडक्टिव आवाज में बोली, आई लव यू टू साहिल बेबी। ये कहते हुए वो फिर से उसे किस करने लगी, लेकिन तभी नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बज उठा, जिसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए वो रुकी और उसने सर घुमा गुस्से से अपने फोन को देखा जिसमें राहुल भाई नाम शो हो रहा था। साहिल भी उसके फोन को देख रहा था। अलीशा ने वापस साहिल की तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोली, बेबी तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा भाई से बात करने आती हूँ। ये कहते हुए उसने अपना फोन उठाया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर वो बालकनी की तरफ चली गई।
यस भाई बोलिए, क्यों कॉल किया है? अलीशा ने फोन को कान पर लगाते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर राहुल उससे सवाल करते हुए बोला, तुम कहाँ हो? अभी के अभी घर आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। उसकी बात सुनकर अलीशा हैरानी से बोली, लेकिन भाई इस वक्त आपको क्या बात करनी है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, अभी नहीं आ सकती हूँ, जो भी बात है यही बता दो। उसकी बात सुनकर राहुल गुस्से से बोला, मुझे पता है तुम कैसी पार्टी कर रही हो, जितना कहा है उतना करो, अभी के अभी घर आओ। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल कट कर दिया। अलीशा ने एक नज़र अपने फोन को देखा जिसमें कॉल कट हो चुका था और फिर गुस्से से रूम के अंदर आकर फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनते हुए बोली, सॉरी बेबी, अभी मुझे जाना होगा, बाद में कभी करेंगे। ये कहकर उसने अपने कपड़े पहने और फिर साहिल को इग्नोर कर रूम से बाहर चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH14 हिमाद्री की खूबसूरती बटा शॉक्ड नजरें बटा सारा की जलन। कुछ देर बाद अलीशा की कार एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी जिसकी मेन प्लेट पर कश्यप मेंशन लिखा हुआ था। मेन गेट से होते हुए अलीशा ने अपनी कार को पार्किंग एरिया में रोका और कार से उतरकर सीधा मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ गई। अलीशा लिविंग हॉल में आई, तभी उसकी नजरें सोफे पर बैठे एक औरत और एक लड़के पर पड़ी। उस औरत ने ब्लू कलर की एक्सपेंसिव साड़ी पहनी थी और चेहरे पर खूब सारा मेकअप किया हुआ था। अलीशा, ये कोई वक्त है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक बाहर थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सोफे पर बैठी औरत जिसका नाम कामिनी कश्यप था, ये अलीशा की मॉम और राजवेंद्र कश्यप की धर्मपत्नी थी। अपनी मॉम की बात सुनकर अलीशा उनके पास आते हुए बोली, ओ कम ऑन मॉम, आप तो ऐसे ज्ञान बांट रही है जैसे पता नहीं खुद कितनी सवी सावित्री हो। वैसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? ऐसा भी क्या जरूरी काम था जिसके लिए मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? ये कहते हुए वो राहुल और कामिनी के समाने वाले सोफे पर बैठ गई। वो सवालिया नजरों से राहुल को देख रही थी। उसके सवाल सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, कल तुम्हें वीरेंद्र चौहान ने देखने के लिए महादेव के मंदिर बुलाया है। उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद किया है और कल वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही अलीशा एक पल के लिए शॉक्ड रह गई, लेकिन अगले ही पल खुशी से उछलते हुए चिल्लाकर बोली, क्या? वीरेंद्र चौहान, अद्वितीय चौहान के डैड, द बिजनेस किंग अद्वितीय चौहान के डैड मुझसे मिलना चाहते हैं और वो भी अपने बेटे के लिए। ओह माय गॉड, इट इज़ वेरी फैंटास्टिक न्यूज़। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। इस वक्त अलीशा को ऐसा लग रहा था जैसे खुशी के मारे वो हवा में उड़ने लगी है। अद्वितीय चौहान नाम सुनकर ही उसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर राहुल और कामिनी दोनों के चेहरे पर भी कुटिल स्माइल आ गई। कामिनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले वीरेंद्र चौहान को खुश करना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनके बेटे के लिए परफेक्ट हो। उन्हें अपने बेटे के लिए तुमसे बेहतर कोई लड़की मिल ही नहीं सकती है। उसकी बात सुनकर अलीशा का चेहरा सीरियस हो गया। वो वापस से सोफे पर बैठते हुए बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक्स मॉम एडवाइस देने के लिए, एंड आप अब देखती जाना कल मैं कैसे उन्हें अपनी मासूमियत के जाल में फंसाती हूँ। आपको तो पता ही है मेरी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। ये कहते हुए उसने एटीट्यूड से अपने बालों को पीछे झटका और उसके चेहरे पर घमंड भरी स्माइल आ गई। वो तो कल पता चलेगा कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है जिनका तुम्हें कल अच्छे से ध्यान रखना है। वीरेंद्र चौहान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो आज जिस मुकाम है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा माइंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें बेवकूफ़ समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। राहुल ने अलीशा को देखते हुए कहा।
उसकी बात सुनकर अलीशा और कामिनी दोनों उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर अलीशा को कुछ समझाने लगा। कुछ देर अलीशा को समझाने के बाद राहुल बोला, समझ आ गया तुम्हें कि कल वीरेंद्र चौहान के सामने तुम्हें कैसे पेश आना है और क्या क्या बोलना है। उसका सवाल सुनकर अलीशा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, यस भाई, मुझे सब समझ आ गया है। अब बस इंतजार है तो कल का। मैं अभी चलती हूँ, मुझे ड्रेस भी सिलेक्ट करनी है और अच्छे से सोना भी है, वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। आपको तो पता ही है मैं अपनी ब्यूटी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ये बोलते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई। हाँ बेटा, तुम जाओ, अच्छे से सोना, कामिनी ने अलीशा की तरफ देखकर कहा। अलीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद राहुल ने कामिनी की तरफ देखकर कहा, ओके मॉम, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर वो भी उठकर चला गया। अगली सुबह खुराना मेंशन, सुबह 8 बजे। आज खुराना मेंशन में बहुत चहल पहल नजर आ रही थी। सारे सर्वेंट जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। कुछ के हाथों में फूलों की टोकरियों थी तो कुछ पूजा की सामग्री का थाल अपने हाथ में पकड़े लिविंग हॉल की तरफ जा रहे थे। लिविंग हॉल में पूरी खुराना फैमिली मैट्रेसेस पर बैठी हुई थी। वहीं बीच में एक बूढ़ी औरत जो अभिमान जी की धर्मपत्नी और अखिल की मां शकुंतला देवी थी, उनकी फोटो रखी हुई थी। उनकी फोटो से थोड़ा सा आगे पंडित जी बैठे थे जो सामने जल रहे हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। वहीं उनके सामने अभिमान जी बैठे अपनी नम आंखों से हवन कुंड में पंडित जी की बताई हुई सामग्री डाल रहे थे। आज शकुंतला जी की पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि की हर साल घर में पूजा रखी जाती थी। सारा आकांक्षा के पास बैठी हुई थी। उसने फ्रॉक सूट पहना था और सर पर दुपट्टा डाला हुआ था। आकांक्षा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर डाला हुआ था। उनके बगल में अखिल बैठे थे और उनके पीछे अधिक और अहान बैठे हुए थे। हिमाद्री वहां नहीं थी, जिस वजह से अधिक और अहान दोनों को ही थोड़ी टेंशन हो रही थी। अहान ने स्टेयर की तरफ देखते हुए अधिक से परेशानी भरी आवाज में धीरे से कहा, अधिक भाई, हिमाद्री अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? पंडित जी को दान का थाल घर की बेटी के हाथों दिया जाता है और दादू हिमाद्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हिमाद्री नीचे नहीं आई तो उन्हें बुरा लगेगा। आइनों की दान का थाल सारा भी दे सकती है, पर आज मैं खुद भी चाहता हूँ कि हिमाद्री नीचे आकर दान का थाल पंडित जी को दे। हर साल सारा देती है, लेकिन अब जब हिमाद्री यहाँ है तो उसका हक उसे मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अधिक ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा अहान तुमने। मैं भी चाहता हूँ दादी की पूजा में हिमाद्री शामिल हो और वो ही आज अपने हाथों से सबको दान दे। ये कहते हुए उसकी नजरें स्टेयर की तरफ चली गई। वो बेसब्री से हिमाद्री के आने का इंतजार कर रहा था और ऐसा ही हाल अखिल और आकांक्षा का भी था। वे दोनों भी चाहते थे कि हिमाद्री आज इस पूजा में शामिल हो और वो ही अपने हाथों से पंडित जी को दान का थाल दे। वही सारा चुपचाप बैठी मन ही मन हंस रही थी। हिमाद्री, आज फिर से तुम सबको की नजरों में गिर जाओगी। ये बुढ़ा बहुत प्यार करता है ना तुमसे, अब देखना तुम्हारी इस हरकत के बाद वो भी तुमसे नफरत करने लगेगा और एक बार फिर सबकी चहेती मैं बन जाऊंगी। सारा ने मन ही मन हंसते हुए ये कहा और कहते हुए उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि हिमाद्री पूजा में नहीं आएगी। इनफैक्ट उसे ही नहीं, सबको यही लग रहा था कि हिमाद्री पूजा में शामिल नहीं होगी। ये सोचकर सबके चेहरे लटक गए और उदासी उनके चेहरे पर छा गई। इधर हिमाद्री के रूम में हिमाद्री इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने कानों में ईयरिंग पहन रही थी। उसने आज रेड कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ फुल स्लीव एंड बंद नेक का ब्लाउज पहना था। साड़ी के किनारी पर डायमंड्स जड़े हुए थे। एक हाथ में रेड कलर की चूड़ियां और बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में वो बेहद प्यारी लग रही थी और उसका ओरा बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था।
अगर कोई अभी हिमाद्री को देखता तो उससे नजरें हटाना भूल जाता। हिमाद्री ने कानों में इयरिंग पहने और एक नजर खुद को देखने लगी। काजल से सनी खूबसूरत आंखें, होंठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक और माथे पर वाइट कलर की छोटी सी बिंदी उसके लुक को किलर बना रही थी। खुद को देखते हुए हिमाद्री के चेहरे पर किलर स्माइल आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और तुरंत किसी को कॉल मिला दिया। रिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही हिमाद्री ने एक वर्ड कहा। तभी दूसरी तरफ से रिया धीरे से बोली, यस मैम। सारी तैयारियां हो गई है। मैं अभी महादेव के मंदिर के बाहर ही खड़ी हुई है और आपने जो जो दान करने के लिए सामान मंगाया था वो सब मैं ले आई हूँ। आप कितनी देर में मंदिर आ जाओगे? रिया ने सवाल करते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर हिमाद्री रूम से बाहर निकलते हुए बोली, 1 घंटे के अंदर मैं महादेव के मंदिर आ जाऊंगी। ध्यान रहे आज मंदिर में आया हुआ कोई भी आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए। भिखारियों से लेकर रहीब जादों तक सबका पेट भरा होना चाहिए। अगर गार्ड्स की ओर जरूरत हो तो सुरेश से कहकर बुला लेना, लेकिन कोई भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए वो स्टेयर के पास आ गई और फिर उसने कॉल कट कर दिया। हिमाद्री की आवाज सुनकर सबने तुरंत स्टेयर की तरफ देखा और स्टेयर पर खड़ी हिमाद्री को देखते ही सब एकदम से हैरान रह गए। एक पल के लिए सबकी नजरें अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की पर थम गई जो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। वही हिमाद्री की खूबसूरती को देखकर सारा की आंखें गुस्से से दहकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की हिमाद्री है, जिसे 1 साल पहले ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते थे और आज वो साड़ी में बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार हुए उसके सामने खड़ी है। सारा को छोड़कर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। हिमाद्री ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर उन्हें इग्नोर करके अपने फोन में देखते हुए वो नीचे आ गई। नीचे आते ही हिमाद्री की नजरें अभिमान जी पर पड़ी जो खुद हैरानी से उसे ही देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी भी साफ नजर आ रही। तभी पंडित ने अभिमान जी की तरफ देखकर कहा, यजमान पूजा संपन्न हुई। अब आप गरीबों में दान दे दीजिए और हमें चलने की अनुमति दीजिए। ये कहते हुए पंडित जी खड़े हो गए और अपने हाथ जोड़कर अभिमान जी को प्रणाम किया। अभिमान जी भी अपनी जगह से खड़े हुए और हिमाद्री की तरफ देखकर धीरे से बोले, बेटा पंडित जी को दान का थाल दीजिए। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने अपना सरहा में हिलाया और फिर साइड में रखा दान का थाल जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। उसे अपने हाथ में उठा पंडित जी को थाल दिया और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी हिमाद्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा खुश रहो। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे और आने वाली हर विपदा से भगवान तुम्हें बचाए। उनका आशीर्वाद सुनकर हिमाद्री हल्का सा मुस्कुराई और फिर सीधी खड़ी हो गई। सब मुस्कुराते हुए हिमाद्री को देख रहे थे तो वही सारा जल भुनकर राख हो चुकी थी। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। सबको खुद को इग्नोर करता देख सारा ने कस के अपने हाथों की मुठियां कस ली। कुछ देर बाद पंडित जी चले गए। पंडित जी के जाने के बाद अभिमान जी ने हिमाद्री, आहान और अधिक की तरफ देखकर कहा, बेटा आज के दिन हम महादेव के मंदिर में गरीबों को दान देते हैं। तुम्हारी दादी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उनके जाने के बाद से ही हम हर साल महादेव के मंदिर में दान करवाते हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं हमारे तीनों बच्चे अपने हाथों से सबको दान दे। उन्होंने इतना ही कहा था तभी उनकी बात बीच में काटते हुए सारा तुमरत बोली, दादू 3 नहीं 4, मैं भी तो हो। ये सुनते ही अभिमान जी एक पल के लिए चुप हो गए। वही अब जाकर सबका ध्यान सारा की तरफ आया था, वरना इतनी देर से सब सारा को भूल चुके थे। अभिमान जी ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अखिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बेटा तुम भी हो, लेकिन ये तीनों दान दे आएंगे, लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो इनके साथ चली जाओ। इनफैक्ट हम सभी चलते हैं आज दान देने के लिए मंदिर। उनकी बात सुनकर अभिमान जी के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हम सब चलते हैं मंदिर, इस बहाने महादेव जी के दर्शन भी कराएंगे और दान भी देंगे। हम बाहर गार्ड्स से दान का सारा सामान गाड़ी में रखने को कहते हैं। ये कहते हुए उन्होंने गार्ड को कॉल मिला दिया और फिर उसे सारा सामान गाड़ी में रखने का कहकर कॉल कट कर दिया। तभी हिमाद्री ने दादू की तरफ देखकर कहा, दादू आज मंदिर में मैं अपने पैसों से दान करना चाहती हूँ, इसलिए आप रहने दीजिए।
मैंने पहले ही सारा सामान मंदिर भिजवा दिया है। आप बस मेरे साथ मंदिर चलिए। उसकी बात सुनकर सब एकदम से शॉक्ड रह गए। क्या? तुमने पहले ही सारा सामान मंदिर भिजवा दिया है, और वो भी अपने पैसों से? तुम्हें पता भी है हिमाद्री तुम क्या बोल रही हो? मंदिर में दान 100 रुपए का नहीं किया जाता है। इनफैक्ट कल जो दान करने का सामान आया है वो 20 लाख का रुपए का है, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे। सारा ने हैरानी से हिमाद्री का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हिमाद्री को देखने लगे। अभिमान जी खुद हैरानी से हिमाद्री को देख रहे थे। किसी को भी अभी हिमाद्री की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, इसलिए सबको यही लग रहा था कि हिमाद्री के पास पैसे नहीं है तो वो दान करने का सामान कैसे अफोर्ड कर सकती है। जबकि हिमाद्री ने आज महादेव जी के मंदिर में दान के साथ खाना खाने का भंडारा भी लगवाया था, जिसमें सबको फ्री में पेट भर के खाना खिलाया जा रहा था, और जो भी गरीब लोग थे उन सबके लिए कंबल, खाने के डब्बे, और इसी के साथ उसने गरीबों बच्चों के लिए उस एरिया में न्यू नर्सरी स्कूल भी खुलवाई थी, जिसमें सब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। उन सब में आने वाला खर्चा करोड़ों में था, जिसे अकेली हिमाद्री अफोर्ड कर रही थी, लेकिन उसने ये बात अभी किसी को नहीं बताई थी। लेकिन मंदिर में जाने के बाद सबको असलियत पता चलने वाली थी, जिसके बाद उन सबका रिएक्शन कैसा होगा ये तो आगे पता चलने वाला था। अभिमान जी ने हैरानी से हिमाद्री को देखते हुए कहा, लेकिन बेटा दान करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे थे? बेटा तुम रहने दो, हमने पहले ही सारा सामान मंगा लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हिमाद्री बीच में बोली, दादू आपको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो फिर कोई सवाल जवाब नहीं। कहते हैं जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ सवालों की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और जहाँ सवाल होते हैं वहाँ ट्रस्ट नहीं होता है। उसकी बात सुनकर सब एकदम से खामोश हो गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के चैप्टर में। चैप्टर 15। अद्वितीय का पागलपन अपनी प्रिंसेस के लिए। अभिमान जी ने हैरानी से हिमाद्री को देखते हुए कहा, लेकिन बेटा दान करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे थे? बेटा तुम रहने दो, हमने पहले ही सारा सामान मंगा लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हिमाद्री बीच में बोली, दादू आपको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो फिर कोई सवाल जवाब नहीं। कहते हैं जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ सवालों की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और जहाँ सवाल होते हैं वहाँ ट्रस्ट नहीं होता है। उसकी बात सुनकर सब एकदम से खामोश हो गए। हिमाद्री ने अपनी बात कहकर कुछ पल खामोशी से अभिमान जी को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। हिमाद्री को बाहर जाता देख अखिल के चेहरे पर मजाकिया हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, लगता है हिमाद्री पागल हो गई है, इसे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये दान कर सके। इतने साल तक सारा ने बिजनेस की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी वो अब तक अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाई है, तो हिमाद्री ने ऐसा कौन सा धंधा शुरू कर दिया जो इसके पास इतने पैसे आ गए। ये कहते हुए उनका लहजा हिमाद्री का मजाक उड़ा रहा था। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। वही हिमाद्री के कदम एक पल के लिए अपनी जगह ठहर गए। अचानक ही उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उसने अपनी नेक को अजीब तरह से लेफ्ट राइट घुमाया और किलर लुक देते हुए बोली, अखिल खुराना बहुत घमंड है ना आपको अपनी सारा बेटी पर, लेकिन बहुत जल्द आपका घमंड भी टूटेगा और आपका ट्रस्ट भी। ये कहते हुए इसके लबों पर सार्कास्टिकली मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल हिमाद्री ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वही आहान, अधिक और अभिमान जी तीनों ने हिमाद्री जिस तरह गई थी उस डायरेक्शन में देखा, और फिर आहान ने गहरी सांस भरते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, हिमाद्री ने क्या किया है और क्या नहीं ये हमें मंदिर जाकर ही पता चलेगा। फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अभी हम सबको मंदिर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अभिमान जी उसकी हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ आहान सही कह रहा है। अगर हिमाद्री ने कहा है तो उसने जरूर कुछ किया होगा। हमें अपनी पोती पर पूरा यकीन है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। एंड अखिल तुम मेरी पोती को सारा से कम समझने की गलती मत करो। भूलो मत उसमें खुराना खानदान का खून है जिसने हारना कभी नहीं सीखा है। 1 साल पहले हिमाद्री यहाँ से क्या कहकर गई थी, याद है ना तुम सबको?
ये कहते हुए उनकी नजरें सबको देख रही थी और लास्ट में उन्होंने अखिल को देखा और उनकी नजरें उन्हीं पर थम गई। वही सारा घबराहट और परेशानी से खड़ी हिमाद्री जिस डायरेक्शन में गई थी उस तरफ देख रही थी। वो उस तरफ देखते हुए मन ही मन परेशान होते हुए बोली, आखिर इस हिमाद्री के दिमाग में चल क्या रहा है? अगर इसने सच में मंदिर में कुछ अच्छा किया होगा तो फिर मेरे इतने दिनों की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। मैंने सबको जो यकीन दिलाया था कि हिमाद्री एकदम बेकार, बदतमीज और घटिया लड़की है जिसे कुछ करना नहीं आता है, वो यकीन टूट जाएगा और फिर सब उसे प्यार करने लगेंगे। वैसे भी आजकल ये लोग उसकी कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं। मुझे आज मंदिर में ही कुछ करना होगा। मैं सब कुछ ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। उसे बाकी सब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर किसी चीज से मतलब था तो सिर्फ हिमाद्री के लिए सबके दिलों में नफरत का जहर घोलने से, और वो इस काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तभी अखिल ने बिना किसी भाव के अभिमान जी को देखते हुए कहा, आई नो डैड की 1 साल पहले हिमाद्री ने क्या था। बहुत अच्छे से याद है मुझे उसका कहा हुआ एक एक वर्ड, लेकिन कहने से क्या होता है? कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। अगर कहने से ही सब कुछ होता तो आज मैं पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाता। दुनिया में काम कहने से नहीं, मेहनत करने से होता। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करके जगना पड़ता है, माइंड का खेल खेलना पड़ता है, तब जाकर पैसे आते हैं। उनकी बात सुनकर अभिमान जी मजाकिया हंसी हंसते हुए बोले, थैंक यू बेटा, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमने तो अपनी जवानी में पैसों की पूजा की, उनकी आरती उतारी और उसके बाद पैसे अपने आप हमारे पास चलकर आ गए। उनकी बात सुनकर अचानक ही अहान और अधिक को हंसी आ गई। उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर अखिल ने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा और फिर अपने कोट के बटन बंद करते हुए बोले, आई थिंक मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है, अगर ऐसे ही बहस करते रहे तो शाम यही हो जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अखिल को बाहर जाते देखकर अभिमान जी के होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उन्होंने एक नजर अधिक और अहान की तरफ देखा जो चुपचाप खड़े थे और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अभिमान जी के पीछे अहान, अधिक, सारा और आरती भी मेंशन से बाहर निकल गए। इधर दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर 4 कार्स एक साथ सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। उनमें से बीच वाली कार की बैक सीट पर वीरेंद्र जी और रेशमा बैठी हुई थी। वीरेंद्र जी अपने फोन में कुछ कर रहे थे और रेशमा मुस्कुराते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। अलीशा से मिलने की तड़प उन्हें ऐसी थी कि उनके लब अपने आप मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जाए नहीं जा रही थी। फाइनली आज उन्हें अपनी बेटी मिलने वाली थी, यही सोचकर रेशमा जी मुस्कुरा रही थी। इधर चौहान मेंशन में अद्वितीय ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, जेल से सेट किए बाल, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और हमेशा की तरह चेहरे पर कोल्ड लुक उसे किलर बना रहा था। अद्वितीय ने एक नज़र मिरर में खुद के अक्ष को देखा और फिर बेड पर रखा अपना ब्लेजर उठा वो रूम से बाहर निकल गया। अद्वितीय नीचे लिविंग हॉल में आया। उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें जिन्हें देखना चाहती थी वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मॉम डैड कहाँ है? इस वक्त तो वो हमेशा यही मिलते हैं, मुझे फिर आज कहाँ है? ये कहते हुए वो चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नजरें एक सर्वेंट पर पड़ी जो अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े उसी की तरफ आ रहा था। ट्रे में कॉफी का मग रखा हुआ था। सर्वेंट को खुद की तरफ आता देख अद्वितीय ने तुरंत उससे पूछा, मॉम डैड कहाँ है? क्या तुमने देखा उन्हें? उसका सवाल सुनकर सर्वेंट के कदम अपनी जगह ठहर गए। उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आई, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सर और मैम थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गए थे। ये कहते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर कर रहा था। अद्वितीय गौर से सर्वेंट के चेहरे को देख रहा था और सर्वेंट को अपनी नजरें इधर उधर करता देख उसका चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल उसने गुस्से से सर्वेंट का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींचा। उसके इस एक्शन से सर्वेंट एकदम से कांप गया और उसके हाथ से ट्रे छुटकर फर्श पर गिर गई। ट्रे में रखा कॉफी का मग टूटकर चारों तरफ फर्श पर बिखर गया।
सर्वेंट दर्द में चीखते हुए जोर से चिल्लाया। कॉफी का मग उसके पैरों के पास गिरा था, जिस वजह से कुछ गर्म कॉफी उसके पैरों पर गिर गई। तभी अद्वितीय जोर से चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, तुम सबको अच्छे से पता है झूठ से सख्त नफरत है मुझे, फिर भी बार बार वही गलती करते हो। सच सच बताओ मॉम डैड कहाँ गए हैं, वरना यही जान से मार दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। अद्वितीय की इतनी खतरनाक आवाज सुन सर्वेंट और ज्यादा कांप गया। डर की वजह से उसकी पेंट की गीली हो गई। वो कांपती हुई आवाज में मुश्किल से जवाब देते हुए बोला, वो वीरेंद्र सर और रेशमा मैडम आपके लिए लड़की देखने महादेव के मंदिर गए हैं। उन्होंने ये बात आपको बताने से मना की थी। इतना बोलते हुए वो रोने लगा। उससे आगे कुछ नहीं बोला जा रहा था। वही उसकी बात सुनकर अद्वितीय एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान से पहले की थी। अचानक ही अद्वितीय धीरे से बोला, मेरे लिए लड़की देखने गए हैं। इतना बोल उसने झटके से सर्वेंट के कॉलर को छोड़ दिया। सर्वेंट के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। अभी वो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही उसे अद्वितीय के हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सर्वेंट एकदम से कांप गया। वो संभल नहीं पाया और फर्श पर जा गिरा। वही अद्वितीय जोर से हंसते हुए किसी सनकी की तरह बोला, मेरे लिए लड़की देखने गए हैं और वो भी बिना मुझे बताए। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गया। उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और एक बार फिर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई, जिससे उसका लुक और ज्यादा डेंजर लग रहा था। अगले ही पल अद्वितीय ने सोफे के सामने रखी कॉफी टेबल को लात मार दूर गिरा दिया। टेबल फर्श पर घसीटते हुए दूर जा गिरी और एक तेज आवाज के साथ उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वही सर्वेंट ने अपनी आंखें कस की बंद कर ली। वो खुद में सिमटकर बैठते हुए अपने भगवान को याद करने लगा। बाकी के सर्वेंट जो किचन और बाहर गार्डन में लगे हुए थे, अंदर से अद्वितीय का चिल्लाना और टूटने फूटने की आवाज सुन वे सब हैरानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। उन सबके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें लुढ़क आई। तभी अद्वितीय ने सोफे के पास रखे फ्लावर वाश को उठाया और उसे जोर से वॉल पर मारते हुए चिल्लाकर कहा, मॉम डैड आप मेरे लिए भगवान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी किस्मत मेरा भगवान लिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस अद्वितीय चौहान की जिंदगी में कोई आएगा तो वो सिर्फ मेरी प्रिंसेस, उसके अलावा और किसी लड़की की इतनी औकात नहीं जो वो अद्वितीय चौहान के साथ रिश्ता जोड़ सके। 10 सालों की तड़प अंदर भरी हुई है, अगर कोई और लड़की आई तो वो तड़प बारूद बनकर उन पर फूटेगी। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया और तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गया। उसके बाल माथे पर बिखर गए थे और शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूटकर उसके लिबास से अलग हो गए, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट हल्की सी दिखाई दे रही थी। इस लुक में भी वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अद्वितीय पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ वहां से निकल गया। इस वक्त वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। वो अपनी प्रिंसेस के पीछे पागल था। उसकी एक झलक ने अद्वितीय चौहान को उसका दीवाना बना दिया था, और वो भी इस कदर कि अब अद्वितीय को किसी और लड़की का नाम तक सुनना पसंद नहीं था, तो फिर अपने नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ना वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इधर दूसरी तरफ महादेव के मंदिर में वीरेंद्र जी की कार महादेव के मंदिर के सामने आकर रुकी। कार रुकने की आवाज सुन उन्होंने विंडो से बाहर देखा, जहां सामने महादेव का मंदिर था। नमो भगवते रुद्राय नमः। वीरेंद्र जी ने मंदिर को देखते हुए अपने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, और फिर रेशमा जी को देखा जो मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। सामने छोटी छोटी बच्चियां एक लाइन में नीचे बिछे गद्दों पर बैठी हुई थी। उन सब बच्चियों के कपड़े नॉर्मल थे, जिन्हें देखकर पता चल रहा था कि वे सब मिडिल क्लास फैमिली से थी। उन सब बच्चियों को फीमेल गार्ड्स मुस्कुरा उनसे बातें करते हुए खाना सर्व कर रही थी। उन सबकी ड्रेस पर एचआर का लोगो लगा हुआ था।
रेशमा जी की नजरें उन्हीं सब पर टिकी हुई थी। उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनका ध्यान वीरेंद्र जी पर बिल्कुल भी नहीं था, जिसे महसूस कर वीरेंद्र जी का चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल वो धीरे मगर सर्द आवाज में बोले, मोहतरमा जी, आपका ध्यान कहाँ है? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम आपके साथ हो तो आप हमारे अलावा किसी और को नहीं देखेंगी। उनकी आवाज सुनकर रेशमा जी की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उन्होंने तुरंत सर घुमा वीरेंद्र जी को देखा और धीमी सी आवाज में कहा, वीरेंद्र जी, आप फिर से हम पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर आपको हम पर गुस्सा ही करना है तो फिर ठीक है, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे और नहीं बाहर जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए। गुस्से से उनका चेहरा फूल गया। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन तभी पीछे से उन्हें कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वीरेंद्र जी ने अपना मुंह वापस बंद कर लिया और तुरंत पीछे देखा, जहां एक ब्लैक कार खड़ी थी। वही रेशमा जी भी पीछे खड़ी कार को देख रही थी, लेकिन उस कार के शीशे भी ब्लैक थे, जिस वजह से उन्हें उसके अंदर बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। वही उस कार के अंदर बैठी हिमाद्री फ्रस्ट्रेशन से अपने आगे खड़ी वीरेंद्र जी की कार को देख रही थी। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे और उसकी खूबसूरत उंगलियां लगातार हॉर्न बजा रही थी। वीरेंद्र जी की कार सड़क के बीच में खड़ी थी, जिस वजह से पीछे की कार्स को आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लगातार हॉर्न की आवाज सुन वीरेंद्र जी को गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से ड्राइवर को देखकर कहा, तुमने कार को पार्किंग एरिया में रोकने की जगह यहाँ क्यों रोका है? और एक ये पता नहीं इस पीछे की कार में कौन पागल बैठा है जो हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से सर घुमा हिमाद्री की कार को देखा और फिर वापस ड्राइवर की तरफ देखकर बोले, कार को पार्किंग एरिया में पार्क करो। चलो यहाँ से। उनका ऑर्डर सुन ड्राइवर ने कार को पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा दी। उनकी कार के वहां से हटते हुए हिमाद्री ने अपनी कार को आगे बढ़ा दी। वो भी पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करने जा रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के चैप्टर में। चैप्टर 16। वीरेंद्र जी का अलीशा से झूठ बोलना बटा दिलों को छूने वाली आवाज। लगातार हॉर्न की आवाज सुन वीरेंद्र जी को गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से ड्राइवर को देखकर कहा, तुमने कार को पार्किंग एरिया में रोकने की जगह यहाँ क्यों रोका है? और एक ये पता नहीं इस पीछे की कार में कौन पागल बैठा है जो हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से सर घुमा हिमाद्री की कार को देखा और फिर वापस ड्राइवर की तरफ देखकर बोले, कार को पार्किंग एरिया में पार्क करो। चलो यहाँ से। उनका ऑर्डर सुन ड्राइवर ने कार को पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा दी। उनकी कार के वहां से हटते हुए हिमाद्री ने अपनी कार को आगे बढ़ा दी। वो भी पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करने जा रही थी। 2 मिनट के बाद वीरेंद्र जी की कार पार्किंग एरिया में आकर रुकी और तभी उनकी बगल में हिमाद्री ने अपनी कार को एक तेज ब्रेक के साथ रोकी। टायरों के घसीटने की आवाज सुन वीरेंद्र जी और रेशमा ने तुरंत अपने बगल में खड़ी हिमाद्री की कार की तरफ देखा। लेकिन तभी अचानक वीरेंद्र जी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन वीरेंद्र जी ने अपने फोन को देखा, जिसमें महेश नाम शो हो रहा था। रेशमा जी ने भी हिमाद्री की कार से नजरें हटा वीरेंद्र जी की तरफ देखा और फिर उनके फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, लगता है अलीशा आ गई है, इसलिए महेश भाई साहब कॉल कर रहे हैं। जल्दी चलिए, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर बेसब्री साफ नजर आ रही थी। रेशमा जी अलीशा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी से नाराज थी। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर कॉल उठा फोन को अपने कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बोलो महेश। तभी दूसरी तरफ से महेश ने कहा, सर आप कहाँ हैं? अलीशा और उनका भाई राहुल दोनों मंदिर के पास आपका वेट कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी अपनी तरफ के कार का डोर ओपन कर रेशमा जी की तरफ आते हुए बोले,
हाँ, हम बस पहुंच गए हैं। 2 मिनट में तुम्हारे सामने होंगे। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और जेंटलमैन की तरह रेशमा जी की तरफ का डोर ओपन कर उन्हें बाहर आने का इशारा किया। रेशमा जी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर कार से बाहर आ गई। इधर हिमाद्री अपनी कार से बाहर आई और अपनी आंखों पर लगे शेड्स उतार बिना किसी पर ध्यान दिए मंदिर की तरफ चली गई। वीरेंद्र जी और रेशमा जी एक दूसरे से बातें करते हुए चल रहे थे। आसपास लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। आज यहाँ पर महादेव की बहुत बड़ी पूजा थी, इसलिए आज रोजाना से ज्यादा भीड़ थी। हिमाद्री भीड़ से निकलते हुए आगे बढ़ गई और वीरेंद्र जी और रेशमा दोनों दूसरी तरफ से भीड़ से निकलते हुए मंदिर तक पहुंच गए। वीरेंद्र जी आज यहाँ गार्ड्स लेकर नहीं आए थे, बल्कि वे सब की तरह नॉर्मल होकर महादेव के मंदिर आए थे। उनके आगे पीछे जितनी भी कार थी वो सब मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रुक गई थी। मंदिर सिर्फ वीरेंद्र जी की कार आई थी। वीरेंद्र जी ने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, तभी उनकी नजरें मंदिर से कुछ दूर पड़ी। जहां भीड़ कम थी वहां 1-2 लोग ही आ जा रहे थे और वहीं एक तरफ अलीशा, राहुल और महेश खड़े थे। वीरेंद्र जी की नजरें जैसे ही महेश पर पड़ी, उन्होंने रेशमा जी का हाथ पकड़ा और उनकी तरफ बढ़ गए। रेशमा जी जो अलीशा और महेश को चारों तरफ देख रही थी, वीरेंद्र जी के हाथ पकड़ने से उन्होंने उनकी तरफ देखा और तभी उनकी नजरें सामने खड़े अलीशा, राहुल और महेश पर पड़ी। उन्हें देखते ही रेशमा जी के लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई। उनकी नजरें एकटक अलीशा पर टिकी हुई थी, जिसने बेहद खूबसूरत व्हाइट गाउन पहना हुआ था। पीछे बालों का बन बनाया हुआ था और कानों में बड़े बड़े खूबसूरत इयररिंग्स पहने थे। चेहरे पर फुल मेकअप और हाई हील्स में वो काफी लंबी और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही रेशमा जी की नजरें एक पल के लिए उसी पर थम गई और अचानक ही उनके मुंह से निकला, ब्यूटीफुल। हेलो सर। हेलो मैम। महेश ने अपना सर झुका वीरेंद्र जी और रेशमा को ग्रिट करते हुए कहा। महेश की आवाज सुन रेशमा जी अपने सेंस में वापस आई। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र जी की तरफ देखा, जो अपनी एक भौहें ऊपर उठा उन्हें ही देख रहे थे। जैसे आंखों से हो पूछ रहे हो कि किसमें इतना खोई हो मोहतरमा, और वो भी हमारे साथ होते हुए। वीरेंद्र जी का चेहरा देखकर रेशमा जी समझ गई, लेकिन उन्होंने अनजान बनते हुए अपनी एक भौहें ऊपर उठा होंठों से धीरे से बुदबुदाया, क्या? उनका इशारा समझ वीरेंद्र जी की आंखें छोटी हो गई। वहीं अलीशा और राहुल दोनों अपनी चमकती आंखों से रेशमा और वीरेंद्र जी को देख रहे थे। तभी राहुल ने अपना कंधा हल्का सा अलीशा के कंधे पर मारा, जिससे अलीशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। राहुल ने दांत पीसते हुए अलीशा को वीरेंद्र जी और रेशमा के पैर छूने का इशारा किया, जो समझते ही अलीशा ने धीरे से कहा, ओह सॉरी भाई। इतना बोलकर वो जल्दी से झुकी और पहले वीरेंद्र के पैर छूते हुए बोली, हेलो अंकल। उसकी आवाज सुनकर वीरेंद्र जी ने तुरंत सर झुका उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से 2 कदम पीछे हटते हुए बोले, अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती है, वरना हमें पाप लगता है। बेटियां लक्ष्मी होती है, उन्हें सर पर बैठाया जाता है कि न कि पैरों में गिराया जाता है। उनकी बात सुनकर अलीशा के हाथ वहीं रुक गए और उसने तुरंत सर उठा वीरेंद्र जी को देखा। वो मन ही मन बोली, बेटा, मतलब मैं इन्हें पसंद आ गई और अब इनके घर की बहू में बनूंगी और उसके बाद अद्वितीय चौहान और चौहान इंडस्ट्रीज पर मेरी हुकूमत होगी। सही कहते हैं लोग, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये सोचते हुए उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे और वो खुशी से झूमने लगी, लेकिन उसने अपने फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसके होंठों पर अभी भी बस छोटी सी स्माइल थी, जो कुछ देर पहले थी। वहीं ऐसा ही कुछ हाल राहुल का भी था। वो भी खुशी से फुले नहीं समा पा रहा था। चैप्टर 17। रेशमा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अलीशा को उसके कंधों से पकड़ सीधा खड़ा करते हुए बोली, हमारे यहाँ बच्चियाँ गले लगकर आदर सम्मान करती है।
ये कहते हुए वो अलीशा के गले लग गई, लेकिन तभी अचानक रेशमा जी की स्माइल एकदम से फीकी पड़ गई। उन्हें अलीशा से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अलीशा मुस्कुराते हुए रेशमा जी की पीठ पर अपने हाथ रखने को होती है, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही रेशमा जी तुरंत वापस पीछे हट गई। अलीशा के जो हाथ ऊपर उठे थे वे हवा में ही रुक गए और उसने हैरानी से रेशमा को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। वही वीरेंद्र जी जो गौर से अलीशा और रेशमा जी को देख रहे थे। रेशमा जी का अचानक ऐसा एक्शन देख उनके माथे पर बल पड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उनका चेहरा वापस एक्सप्रेशनलेस हो गया। वहीं महेश और राहुल के चेहरे की स्माइल हल्की सी फीकी पड़ गई। क्या हुआ मैम? सब ठीक है? महेश ने घबराहट से पूछा। उसका सवाल सुनकर रेशमा जी ने उसकी तरफ देखा और फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ हम ठीक है। हमें क्या हुआ है? उनकी बात सुनकर महेश ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी राहुल वीरेंद्र जी के पास आया और उनके पैर छूते हुए बोला, अंकल बेटियां पैर नहीं छूती लेकिन बेटे तो पैर छू सकते हैं ना। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी के चेहरे पर त्योरियां आ गई। उन्होंने सर्द आवाज में कहा, हमारे सिर्फ एक ही बेटा है और उसका नाम है अद्वितीय चौहान। अद्वितीय के अलावा हमें किसी और को अपना बेटा कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उनकी बात सुनकर राहुल की स्माइल एकदम से गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो सीधा खड़ा हो नकली का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अंकल मैंने तो बस जेनुअली कहा था, डोंट माइंड। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। तभी वीरेंद्र जी ने अलीशा की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम अभी क्या कर रही हो? मतलब कोई जॉब या फिर? तभी अलीशा बीच में बोली, अंकल मैं अभी डैड का बिजनेस संभाल रही हूँ और मेरा खुद का एक अनाथ आश्रम है जिसके बच्चे को मैं फ्री में ट्यूशन देती हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी। उसका जवाब सुनकर महेश के चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आई और माथे पर कुछ पसीने की बूंदों ने अपनी जगह बना ली। उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपना पसीना साफ करने लगा। वही अलीशा का जवाब सुनकर वीरेंद्र जी के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। जो कोई देख पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे छुपा लिया। वीरेंद्र जी ने अलीशा की तरफ देखा और उदासी के भाव चेहरे पर लिए हुए कहा, चलो अच्छा है बेटा, हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो अपने बाप का बिजनेस संभालती हो। बेटा बाहर किसी को नहीं पता है कि अभी चौहान इंटरप्राइजेज की कैसी कंडीशन है, लेकिन हमें तुम दोनों अपने से लगे हो इसलिए बता रहे हैं कि अभी चौहान इंटरप्राइजेज मिट्टी में मिलने की कगार पर है। हमारा घर कल नीलाम होने वाला है इसलिए हमने तुम्हें घर पर नहीं बुलाया। वैसे तुम घर का काम भी कर लेती हो ना? वो क्या है ना, अभी हम सर्वेंट अफोर्ड करने की हालत में नहीं है इसलिए शादी के बाद घर का सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये कहते हुए उनकी आवाज बहुत ज्यादा दुखी साउंड कर रही थी और चेहरा भी बहुत उदास नजर आ रहा था। उनकी बात सुनकर रेशमा जी और महेश दोनों एकदम से हैरान रह गए। रेशमा जी अविश्वास से वीरेंद्र जी को देख रही थी। वही वीरेंद्र जी की बात सुनकर अलीशा और राहुल के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उनके चेहरे बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद पड़ गए। वीरेंद्र जी गौर से अलीशा और राहुल के चेहरे को देख रहे थे और खुद की बात सुनकर उनका ऐसा रिएक्शन देख उनके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान तैर गई। अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले ही सबके कानों में बेहद प्यारी आरती की आवाज पड़ी जो महादेव की पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी गाने वाले थे, लेकिन वो आवाज पंडित जी की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, जय शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, जय शिव। इस लिरिक्स को सुनते ही आसपास की अफरा तफरी एकदम से शांत हो गई।
सारे माइक से सुनाई दे रही उस प्यारी आवाज को सुनने लगे, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे ये आरती खुद सरस्वती माँ गा रही हो। तभी उस भीड़ में से किसी लड़की ने धीरे से कहा, ये आवाज तो सिंगिंग क्वीन रेड रोज की है। वही वीरेंद्र जी और रेशमा जी दोनों ने तुरंत मंदिर की तरफ देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गए। तभी वीरेंद्र जी ने रेशमा जी की तरफ देखकर कहा, मोहतरमा चलिए पहले आरती में शामिल होते हैं, उसके बाद लोगों के चेहरों पर लगे नकाब को हटाकर उनका असली चेहरा देखेंगे। ये कहते हुए उनकी आवाज काफी धीमी थी, जिसे रेशमा जी के अलावा कोई नहीं सुन पाया। रेशमा जी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर अलीशा की तरफ देखकर कहा, बेटा हम थोड़ी देर में आते हैं। महादेव की आरती हो रही है, इसलिए पहले आरती ले आते हैं। इतना बोलकर उन्होंने अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा दिए। उनके बगल में वीरेंद्र जी चल रहे थे। अलीशा और राहुल बस उन्हें जाते देखते रह गए। इधर खुराना फैमिली जो अभी अभी मंदिर आई थी, वो सब मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े थे। आरती की मधुर आवाज सुनकर उन सबके कदम अपनी जगह ठहर गए और उन सबने एक साथ मंदिर की तरफ देखा, जहां महादेव की विशाल मूर्ति के सामने एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर डाला हुआ था और वो आरती के थाल को महादेव की मूर्ति के सामने घुमाते हुए आंखें बंद किए आरती गा रही थी। सबको बस उस लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। अद्वितीय ने एक तेज ब्रेक लगाकर अपनी कार को एक जगह रोका और गुस्से से कार से बाहर निकल सामने देखा, जहां सामने महादेव का मंदिर था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।